रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो देखो शुरुआत में सारा थ्योरी वाला पार्ट है कि रिस्पायरेशन क्या होता है। तो हम लोग को जो ये सब तो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन होता है तो फूड किस में टूट जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, वो फिर सेल में जाता है ब्लड के थ्रू और फिर सेल में उसमें से एनर्जी निकाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को रिस्पायरेशन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज, जैसे ये देखो रिस्पायरेशन का रिएक्शन है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन निकला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये रिस्पायरेशन सभी में, मतलब प्लांट में या एनिमल में, सब में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है एनिमल की तरह रिस्पायरेशन के लिए। प्लांट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, पर रिस्पायरेशन में प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब रिस्पायरेशन का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन का जो पहला स्टेप है उस प्रोसेस स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड बनता है। ये डिटेल में हम लोग अभी देखेंगे कैसे होता है। देखो ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। कौन सा पाथवे, ईएमपी पाथवे। क्यों, क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने मिल के डिस्कवर किया था। उनका नाम था एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। तो तीनों साइंटिस्ट का फर्स्ट लेटर का नाम लिया गया, नाम का फर्स्ट लेटर एम्डेन, मेयरहॉफ, पार्नास पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस हर रिस्पायरेशन में होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन हो जिसमें तुम्हारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या फिर एरोबिक रिस्पायरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल पाथवे है। हर तरह के रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होना ही है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, बनता क्या है, 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड। ठीक है, अब इसका डिटेल में रिएक्शंस देखेंगे। ये देखो, ये ग्लाइकोलाइसिस का पूरा रिएक्शन है। इस सारे स्टेप्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। टोटल इसमें कितने स्टेप हैं, 10 स्टेप हैं। सबको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज में एटीपी जुड़ेगा और एडीपी निकलेगा, मतलब एक फॉस्फेट जुड़ गया ग्लूकोज में। ग्लूकोज में फॉस्फेट कहाँ पे जुड़ा, 6th पोजीशन पे। ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है तो 6th वाले कार्बन पे एक फॉस्फेट जुट गया, एक एटीपी इसमें खर्च हुआ। एटीपी ही तो एनर्जी है तुम्हारा, तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल खर्च हुआ, बना क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है काइनेज। तुम देखोगे जिसमें भी एटीपी, जिस भी रिएक्शन में एटीपी यूज हो रहा है वहाँ पे जो एंजाइम होगा उसका नाम हमेशा काइनेज होगा। देखो इस रिएक्शन को, यहाँ पे भी एटीपी यूज हो रहा है तो जो एंजाइम है उसका क्या नाम है, काइनेज। फिर लास्ट रिएक्शन में देखो, यहाँ पे एटीपी बन रहा है तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या है, काइनेज, है ना। यहाँ पे एटीपी बन रहा है तो इसका नाम काइनेज नहीं है, फॉस्फोराइलेज है। ठीक है, तो इस तरह से तुमको याद करने में आसानी होगा, सारा याद करना है। काइनेज जो होता है उसके साथ एक्टिवेटर है उसका मैग्नीशियम। तो क्या बना, यहाँ पे भी देखो हेक्सोकाइनेज है तो साथ में एक्टिवेटर क्या है, मैग्नीशियम। तो सबसे पहले बना है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आइसोमेराइजेशन होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर्स हैं, है ना। तो आइसोमेरिज्म होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इसमें एंजाइम का जो नाम है वो है आइसोमेरेज। ठीक है, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जैसे ग्लूकोज में हम लोग एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़े थे एटीपी की मदद से, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ेंगे एटीपी की मदद से। फिर से एंजाइम का नाम क्या हो गया, काइनेज। एक फॉस्फेट तो पहले से था 6th पोजीशन पे, एक और फॉस्फेट जुट जाएगा तो ये हो जाएगा बिस फॉस्फेट।
और कहाँ पे जुड़ रहा है नया वाला फॉस्फेट, फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड है, एक इंजाइम आएगा एल्डोलेज, वो इसको तोड़ देगा। 6 कार्बन कंपाउंड से 2 को 3 कार्बन कंपाउंड बनेंगे। एक का नाम है ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, मतलब इसका नाम है ट्राइयोज, दोनों ट्राइयोज फॉस्फेट है, दोनों क्या है ट्राइयोज फॉस्फेट। तुमको याद है फोटोसिंथेसिस में ट्राइयोज फॉस्फेट बनता था और ट्राइयोज फॉस्फेट से ग्लूकोज बनता था। अब यहाँ पे डिस्पाइडेशन जो फोटोसिंथेसिस का उल्टा है, यहाँ पे ग्लूकोज से बन रहा है ट्राइयोज फॉस्फेट और ट्राइयोज फॉस्फेट से हमको एनर्जी निकालना है। तो ये देखो ट्राइयोज फॉस्फेट है। अब मेरे पास ट्राइयोज फॉस्फेट का कितना मॉलिक्यूल है बताओ, 2 मॉलिक्यूल है। तो मेरे पास ग्लूकोज था 1 मॉलिक्यूल, लेकिन ट्राइयोज फॉस्फेट है मेरे पास 2 मॉलिक्यूल। तो अब जो सारा रिएक्शन होगा वो 2 मॉलिक्यूल्स पे होगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज टूट चुका है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइयोज में। ट्राइयोज फॉस्फेट बनेगा ट्राइयोज बिसफॉस्फेट। कैसे बनेगा? एक फॉस्फोरस H3PO4, H3PO4 क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड एक ऐड होगा, तो जो यहाँ पे ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है तो वो बन जाएगा 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और देखो ये एल्डिहाइड था लेकिन ये एसिड हो गया। तो एल्डिहाइड से एसिड हो गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन किसी का कैसे होता है? या तो उसमें ऑक्सीजन का एडिशन करो या हाइड्रोजन उसमें से निकाल दो। तो देखो इसमें से हाइड्रोजन निकाला गया है, NAD आया और NAD आके NADH को ले गया, मतलब हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया 1,3 बाईफॉस्फो। बाईफॉस्फो क्यों बना? क्योंकि एक फॉस्फोरस आके जुड़ा है। और ग्लिसरिक एसिड क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसमें हमको क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH अभी हमको मिला। अभी तक हम लोग का एक ATP यहाँ और एक ATP यहाँ है ना, एक ATP यहाँ और एक ATP यहाँ यूज हो चुका है। अब हम लोग का ये दोनों यूज हो चुका है, ये मेरा लगा है, लेकिन अब हमको मिल रहा है प्रोडक्ट 2 NADPH हमको मिला। बना क्या? बना 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से अब ATP निकलेगा तो एक फॉस्फेट और निकल जाएगा तो बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 1 वाला फॉस्फोरस निकल गया तो बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो यहाँ पे ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये वाला भी तो इसी में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल, एक के लिए हमको 2 NADPH, एक के लिए 1 NADPH मिल रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 के लिए हमको 2 मिल रहा है यहाँ। फिर यहाँ पे 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 मॉलिक्यूल से बन रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल, तो फिर हमको 2 ATP मिला क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पे हो रहा है। फिर एक एंजाइम होता है म्यूटेज। म्यूटेज क्या करता है? चेंज कर देता है स्ट्रक्चर को। तो वो हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब फॉस्फोरस जो 3 पे था वो कहाँ पे आ गया? 2 पे आ गया। फिर है एंजाइम इनोलेज। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। इनोलेज क्या बनाया? इनॉल बनाया। हाँ, इनॉल क्या होता है? डबल बॉन्ड का मतलब है इन और ऑल का मतलब ऑक्सीजन और अल्कोहल। तो इनऑल, इन मतलब डबल बॉन्ड, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे OH है, तो इसको बोलते हैं इनॉल। तो इनॉलेज क्या बनाया? इनॉल बनाया। उसका क्या नाम है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। पूरे ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ यही एक रिएक्शन है जिसमें वाटर रिलीज होता है। देखो यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है। अब क्या बन गया? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, फिर 2 ATP निकलेगा और बनेगा पाइरुविक एसिड। एंजाइम का नाम पाइरुवेट काइनेज। फिर मैग्नीशियम आएगा, जहाँ भी काइनेज है वहाँ मैग्नीशियम है। तो क्या बन गया लास्ट में? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड बन गया। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में देखो हमको क्या क्या लगा। यहाँ पे मेरा एक ATP लगा है, यहाँ पे एक ATP मेरा लगा है, यहाँ पे हमको 2 ATP मिला है, तो 2 ATP मिला, 2 ATP लगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमको 2 ATP मिला है,
तो फाइनल में हमको एटीपी कितना मिला, 2 ही एटीपी मिला, 2 एटीपी लगा था और 2 4 एटीपी मिला, तो फाइनल हमको 2 एटीपी का गेन हुआ, 2 एटीपी का प्रॉफिट हुआ और 2 NADH हमको मिला है, 2 एटीपी और 2 NADH, इतना ही हमको मिला है ग्लाइकोलाइसिस में। ये क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच एंजाइम। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर निकलना, तो क्या था, इनोलेज था, याद करो। फिर ग्लाइकोलाइसिस में हेक्सोज शुगर यानी ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन करने कौन सा एंजाइम करता है, काइनेज, हेक्सोकाइनेज। अब क्या होगा, इस पाइरुविक एसिड का क्या होगा, देखो ग्लाइकोलाइसिस जिसको EMP पाथवे कहते हैं, उससे ग्लूकोज क्या बन गया, पाइरुविक एसिड। एक ग्लूकोज बना 2 पाइरुविक एसिड, है ना। ये तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन है, दोनों में होता है। अब इस पाइरुविक एसिड का क्या होगा, पाइरुविक एसिड का 3 फेट हो सकता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये चीज़ होता है ईस्ट में, ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ईस्ट में 2 पाइरुविक एसिड से बन जाएगा अल्कोहल, इथेनॉल, C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो यहाँ पे ईस्ट जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन करके बना रहा है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये बताओ, इथेनॉल बन रहा है तो हम इसका अल्कोहल का प्रोडक्शन में ईस्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये तुम 12th क्लास में पढ़ोगे, सैकरोमाइसिस सेरिवेसी को ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं, क्योंकि अल्कोहल का प्रोडक्शन उससे होता है, ईस्ट से। कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो मेरा जो आटा का डो रहेगा, जो आटा सानेंगे तो उसमें जो अगर हम ईस्ट मिला देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रोड्यूस होगा तो वो फूल जाएगा, उसके कारण ब्रेड बनेगा, पफी बनेगा ब्रेड। तो सैकरोमाइसिस सेरिवेसी को बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि बेकर लोग, ब्रेड बनाने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारे बॉडी में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है? हाँ, होता है। जब हम लोग बहुत तेज़ एक्सरसाइज करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करने पे हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इसलिए ये भी एनारोबिक रिस्पायरेशन है। क्यों? क्योंकि तुम इतना फास्ट एक्सरसाइज करोगे तो ऑक्सीजन जितना है वो काफ़ी नहीं रहेगा, इनफ नहीं रहेगा, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगा। इसमें बनेगा क्या प्रोडक्ट? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लेकिन नॉर्मली तो हमारे में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो CO2H2 और एनर्जी बनेगा, और एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी निकलता है। तो ये सब पाइरुविक एसिड, मतलब ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड, ये वाला तो कॉमन पाथवे है, ये तीनों में हो रहा है, ये ग्लाइकोलाइसिस। पाइरुविक एसिड के बाद आगे का स्टेप्स अलग अलग है तीनों के लिए। तो हम लोग देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होता है? ईस्ट में। ये पाइरुविक एसिड है मेरा, पाइरुविक एसिड क्या बन गया? इथेनॉल बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला। एंजाइम का 2 एंजाइम इसको बोलते हैं, इसीलिए इथेनॉल बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 एंजाइम जो हम लोग को रिक्वायर्ड है, वो एंजाइम का नाम है पाइरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। देखो, पहला एंजाइम है डीकार्बोक्सिलेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया तो ये बन गया एल्डिहाइड। अगला है जो एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो उसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बना था और 2 NADH बना था। देखो, 2 ATP बना था और यहाँ पे 2 NADH बनेगा। तो ये जो 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस में निकला है, इस स्टेप में वो 2 NADH यूज हो जाएगा। 2 NADH निकल गया, यूज हो गया, और इसका 2 NAD वापस निकल गया। अब फिर ये 2 NAD ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा और 2 NADH बनेगा। ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंजाइम कौन कौन है?
एंजाइम कौन कौन चाहिए हमको? पाइरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, और डीहाइड्रोजिनेज जो NADH में से हाइड्रोजन निकाल के NAD बनाएगा। 2 एंजाइम, दोनों एंजाइम का नाम याद रखना है जो ईस्ट में होता है। अल्कोहल जब ईस्ट में एनारोबिक रिस्पिरेशन ज़्यादा होने लगेगा तो ये अल्कोहल बढ़ने लगेगा, अल्कोहल ज़्यादा होने लगेगा। ईस्ट जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल, इथेनॉल। और इथेनॉल का कंसंट्रेशन जब बढ़ने लगता है तो इथेनॉल खुद ईस्ट के लिए डेंजरस होता है। तो जब इथेनॉल का कंसंट्रेशन, अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% हो जाएगा तो ईस्ट खुद अपने ही प्रोड्यूस किए हुए अल्कोहल में मर जाएगा। इसका मतलब एक और बात इससे और पता चलता है कि मैक्सिमम तुम अल्कोहल अगर बनाना चाहते हो ईस्ट से तो मैक्सिमम तुम 13% कंसंट्रेशन वाला बना सकते हो। क्यों? क्योंकि 13% जब कंसंट्रेशन अल्कोहल का हो गया तब तो ईस्ट खुद मर गया, उसके ऊपर अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो अगर तुमको 13% से ज़्यादा का अल्कोहल बनाना है ईस्ट के मदद से, तो तुम क्या करो, ईस्ट से तुम 13% कंसंट्रेशन वाला अल्कोहल बना लो और उसके बाद उस अल्कोहल का डिस्टिलेशन करके हाई कंसंट्रेशन अचीव कर लो, डिस्टिलेशन में पानी निकाल के। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे बॉडी में जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है। हमारे बॉडी में जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है उसका नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पाइरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये कहाँ होता है? हमारे मसल्स में। अब मसल है, तुम बहुत हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हारे मसल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन होना स्टार्ट होगा। पाइरुविक एसिड ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा होने लगेगा, और यही लैक्टिक एसिड जो मसल में जमा होने लगेगा इसके कारण तुम्हारे मसल में पेन होगा। फिर तुम जब रेस्ट करोगे तो लैक्टिक एसिड मसल में से निकल जाएगा ब्लड के थ्रू, तब तुम्हारा पेन रिलीफ मिलेगा। तो ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। दोनों एंजाइम याद रखना है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 एंजाइम है, लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बस 1 एंजाइम है। ये फिगर NCERT का फिगर है। देखो, ग्लूकोज से लास्ट में सारा ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद पाइरुविक एसिड बना। ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस में एक स्टेप होता है जिसमें NADH बनता है। कब? जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो देखो, एल्डिहाइड से एसिड बना, ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन निकला है। लेकिन अब NADH अगर मान लो तुम बार बार बनाओगे तो ये जो NAD है ये ख़त्म हो जाएगा NAD। तो हमको ये NAD को रीजनरेट करना पड़ेगा, रीजनरेशन। ये होता है जब पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। अगर मान लो ये लैक्टिक फर्मेंटेशन है तो NADH यूज होगा और NAD वापस निकल जाएगा, और ये NAD वापस निकला, फिर NAD ग्लाइकोलाइसिस में यूज होगा। या फिर अगर तुम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करोगे ईस्ट वाला, वहाँ भी NADH यूज होगा और NAD मेरा वापस निकल जाएगा, और फिर यही NAD यहाँ पे यूज होगा। समझ में आया? नेट गेन कितना होता है नेट गेन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, नेट बस 2 ATP का हमको गेन हुआ है। NADH, क्या NADH से कोई एनर्जी निकला है? NADH यहाँ बना है तो NADH से कोई एनर्जी निकला? नहीं, कोई एनर्जी नहीं निकला। वही NADH वापस यूज हो गया फर्मेंटेशन के प्रोसेस में और वापस NAD निकल गया। ठीक है, NCERT के हिसाब से हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक का कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, टर्म प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। जब तुम प्रोटोप्लाज्म का ही रिस्पायरेशन करने लगो तो वो समझो कि तुम प्रोटीन का रिस्पायरेशन कर रहे हो, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। डैश इज ए डैश डेट एक्ट एज एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी कौन है? ATP, और ATP क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। सेकंड, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। फोर्थ, EMP यानी ग्लाइकोलाइसिस में।
हेक्सोज शुगर स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइयोज शुगर बाय द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या है, एल्डोलेज। देखना जहाँ पे टूटा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ, कौन टूटा है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट टूटा है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, दोनों ट्राइयोज फॉस्फेट है, तो वो है एल्डोलेज एंजाइम के कारण। लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, लास्ट स्टेप में एक एटीपी बनता है, काइनेज, पायरुवेट काइनेज। फर्मेंटेशन कौन डिस्कवर किया था, ये साइंटिस्ट शायद गे लुसैक है, देखो देखना खुद से। ईस्ट अपने आप को खुद को पॉइजन कर लेंगे जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% हो जाएगा। पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड कन्वर्सन बाय द एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिक्वायर्स एन एंजाइम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। मसल्स में जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पायरुविक एसिड क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेट कितना एटीपी का गेन हुआ फर्मेंटेशन में, 2 एटीपी का, बस ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 एटीपी मिला है वही 2 एटीपी का गेन हुआ है, फर्मेंटेशन में कोई गेन नहीं हुआ। नहीं तो जो अगला प्रोसेस है पायरुविक एसिड से जो आगे का प्रोसेस है उसमें कोई एटीपी का गेन नहीं हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। देखो अभी ग्लूकोज से क्या बना है, अभी ग्लूकोज से बना है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये रिएक्शन कहाँ पे हुआ है, साइटोप्लाज्म में। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। कैसे होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड, उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये कोएंजाइम ए कहाँ से आया, क्योंकि कोएंजाइम ए भी हम ऐड किए थे, और इस प्रोसेस में NAD से NADH भी बनेगा। तुम बताओ जब NAD से NADH बन रहा है इसका मतलब तुम हाइड्रोजन निकाल रहे हो इसमें से, तो हाइड्रोजन निकालोगे उसको कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट में से तुमने हाइड्रोजन निकाल लिया। ये पूरा रिएक्शन है, ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो पायरुविक एसिड का यूज डायरेक्ट नहीं होगा, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और आगे का सारा रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ होगा। इस रिएक्शन को ये क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे क्या करेगा, आगे वो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा, साइट्रिक एसिड साइकिल में। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक लिंक है, इसीलिए इसको लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन में बस NADH का फॉर्मेशन होता है। तो अगर एक ग्लूकोज है तो 2 पायरुविक एसिड, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH बनेगा। उसके बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। अब आगे क्रेब्स साइकिल में कैसे जाएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा जिसमें NADH से एनर्जी मिलेगा, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।